नमस्कार प्यारे साथी। मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। प्यारे दोस्त, हाल ही में भारत ने अपनी एक नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। बात करते हैं परमाणु पनडुब्बियों के इतिहास से लेकर के वर्तमान की इस पनडुब्बी तक के। भारत इस तरह से पनडुब्बी को इंग्लिश में सबमरीन भी कहा जाता है। पानी के अंदर चलने वाली ये एक मशीन जो मुख्य रूप से किसी भी देश की नौसेना की एक प्रमुख ताकत के रूप में वर्तमान में सामने आ रही है। प्यारे दोस्त, अगर बात की जाए तो भारत के पास पनडुब्बियां तो बहुत है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो हम बात करते हैं भारत का याद रखिएगा, संचालित पनडुब्बियों के बारे में। ये पनडुब्बी कैसे होती है, हमने इसकी कब शुरुआत की थी? सन 1970 के दशक में, 1970 के दशक में यह शुरुआत की जाती है कि भाई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। देखो, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो परमाणु पनडुब्बी जिसमें परमाणु ईंधन का उपयोग करके उसे चलाया जाए, और एक वो होती है जिसमें परमाणु हथियार भी ले जाए जाएं। तो जो ये परमाणु हथियार प्लस परमाणु ईंधन वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्त, अगर मैं बात करूं स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने के लिए एडवांस वेसल टेक्नोलॉजी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी आगे चल करके हम लोग इसको डेवलप करने वाले हैं, और इसी टेक्नोलॉजी पर हमारी मतलब जितनी भी पनडुब्बियां रहेंगी, है ना, परमाणु पनडुब्बी, वो इसी पे काम होने वाली। तो इस तकनीक के ऊपर 1970 में काम किया गया। प्यारे साथी, यह कार्यक्रम डीआरडीओ, है ना, भारत का एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग और भारतीय नौसेना की संयुक्त परियोजना है। क्योंकि डीआरडीओ हथियार बना रहा है, परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु से संबंधित काम करेगा, और नौसेना के लिए यह कार्य किया जा रहा है। तो इन तीनों ने मिलकर के इस कार्य को करने के लिए, है ना मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, एक जॉइंट क्या किया था, पूरा के पूरा एक मिशन बनाया था। आईएनएस अरिहंत श्रेणी, भारत में अगर पनडुब्बी का नाम आता है, परमाणु पनडुब्बी का, है ना, एटॉमिक सबमरीन का नाम आता है, तो सीधा नाम सामने आता है अरिहंत। भारत की अभी तक की यह परियोजना है कि हम अरिहंत श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाएंगे, और इसमें हमारी मदद कर रहा है रूस। कौन कर रहा है? रूस। रूस ने तो यहां तक कह दिया कि भैया हम परमाणु पनडुब्बियों की टेक्नोलॉजी वगैरह आपको दे देंगे, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना होने पाए, आप बनाइए, उस टेक्नोलॉजी से हमें भी बना करके दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत ने अभी तक 4 पनडुब्बियों को बनाया है। 6 में से कितनी हो चुकी हैं? 4 हो चुकी हैं। अभी भी कितनी बाकी हैं? तो दोस्त ध्यान रखिएगा, 2 और बाकी हैं। 1970 में लाया गया ये प्रोग्राम, है ना प्यारे दोस्त। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम ले आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी वृहद योजनाएं होती हैं, इनमें समय लगता है। तो जब समय लगता है तो सीधी सी बात है, आइए आपको खुद पता चलेगा कि जब 1970 में जो कार्यक्रम शुरू किया गया, उस परियोजना की चौथी पनडुब्बी लाने में 2024 का साल आ गया। मतलब 30 साल उधर के, 24 साल इधर के। आप समझ रहे हैं इन चीजों को। प्यारे साथी, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आईएनएस अरिहंत, इस परियोजना के तहत भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु ऊर्जा से संचालित जो पनडुब्बी थी, वो आईएनएस अरिहंत थी। इस पनडुब्बी को 2016 में भारतीय सेना में शामिल किया जाता है। कब किया जाता है? 2016 में। पहली परमाणु पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल से लेस होती है, वो 2016 में आती है। सोचिए बीच में क्या हुआ था, क्योंकि भारत परमाणु संपन्न राज्य बनने जा रहा था, तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुब्बी तो सीधी सी बात है पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि जब 1999 के अंदर हमने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, आप सभी जानते हैं, पोखरण के अंदर, उसके बाद भारत ने अपने आप को कहा था कि हम एक परमाणु संपन्न देश हैं और भारत किसी पर पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन हम रक्षा के लिए तटबद्ध है। अगर हम पे कोई परमाणु हमला करता है तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। एडवांस वेसल टेक्नोलॉजी, मैंने आपसे क्या कहा था, ये वही टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, जिसके उपयोग से अब आईएनएस अरिहंत का पहला वर्जन बनाया गया। और आईएनएस अरिहंत श्रेणी की पहली मिसाइल सबमरीन जैसे ही बनती है तो इसे शामिल कर लिया जाता है किसके अंदर? भारतीय नौसेना के अंदर। कब किया जाता है? 2016 के अंदर। तो ये अरिहंत श्रेणी की प्रथम, इसे याद रखिएगा, इन श्रेणियों को अक्सर क्या कहा जाता है? तो S1, S2, S3 और S4 नाम दिया जाता है। आप यहां पर एक इमेज देख सकते हैं, ये इस प्रकार से पूरी एक युक्ति होती है। देखो पहले सबमरीन क्या होती थी, उनमें इस तरह के थोड़े से पाइप्स होते थे, जो सबमरीन तो पानी के अंदर होती थी, लेकिन ये पाइप्स बाहर की ओर आते थे। अब सबमरीन ऐसी आने लगी हैं जिनमें इन पाइप्स को बाहर निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब पहले ये होता था कि आपको एक निश्चित समय अंतराल के बाद समुद्र तल पर आना होगा और वापस से नीचे जाना होगा। ये मुख्य रूप से जो डीजल जनित या जिनमें द्रव ईंधन का उपयोग किया जाता था, उनमें सामान्यतः ये घटनाएं देखने को मिलती थी। लेकिन जो परमाणु ईंधन से संचालित होती है, वो 2-2.5 महीने तक भी पानी के नीचे लगातार रह सकती है।
अगर आवश्यकता पड़ने पर, नहीं तो उन्हें भी समय समय पर ऊपर लाया जाता है। लेकिन सभी की अपनी एक सीमाएं होती हैं कि कितनी गहराई तक रहेंगी, जैसे 1000 फीट तक, 1400 फीट तक, 500 फीट तक, कितनी गहराई में वो चल रही हैं। प्यारे साथी, अगर मैं यहां पर आपसे दूसरी की बात करता हूं तो आईएनएस अरिहंत की ही हम बात कर रहे हैं, है ना। इस शिप बिल्डिंग सेंटर, इसे कहां बनाया गया? विशाखापट्टनम में बनाया गया। 6000 टन वजनी थी, है ना। जल वातावरण इसकी बात की जाए तो जुलाई 2009 की बात की जाती है। कमीशन इसे 2016 में किया गया। दो कमीशन का मतलब क्या होता है? देखो, वन जलावतरण मतलब पानी में तो 2009 में उतार दिया गया, लेकिन 2009 से लेकर 16 तक इसकी टेस्टिंग चल रही थी। 2016 में इसे कमीशन, कमीशन का मतलब होता है कि किसी सेना में जब शामिल किया जाता है तो उसे कमीशन कहा जाता है। तो नौसेना ने इसे कब कमीशन किया था? 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 83 मेगावाट के दबाव वाले हल्के पानी के रिएक्टर द्वारा समृद्ध और यूरेनियम ईंधन का उपयोग करती है ये चलने के लिए। तो आपने देखा कि परमाणु ईंधन का उपयोग पनडुब्बी में भी किया जाता है। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे फायदा ये होता है कि जो डीजल की क्वांटिटी होती है वो इनको साथ में ले जानी नहीं पड़ती। तो एक फायदा ये हो जाता है कि वो ईंधन की जो बड़ी मात्रा होती है, जिसका वजन होता है पानी के अंदर, तो वो वजन थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसके बजाय ये दूसरी चीजों को साथ में ले जा सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं, ये वही मिसाइल है, सॉरी सबमरीन है आपकी। अगली आती है आईएनएस अरिघात। कौन सी आती है? अरिघात। ये थोड़ा सा और विकसित वर्जन है। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस अरिघात थी, है ना। इस पनडुब्बी को 2017 में क्या किया गया? लॉन्च किया गया, है ना। इसको अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 2017 में लाते हैं और 24 में शामिल कर लेते हैं, अगस्त 2024 के अंदर। अभी चल रहा है दोस्त, याद रखिएगा। ये भी 112 मीटर इसकी लंबाई थी। 2017 में जल में उतारा गया और 2024 के अंदर इसको भी कहां कर लिया गया? अगस्त एंड आते आते उसके बाद इसको भी कमीशन कर लिया गया। शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में निर्मित किया गया अरिघात को। अब ये जो अरिघात है दोस्त, यहां पर एक मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। यहां पर पहली बार भारत में ऐसा हुआ था कि हमने परमाणु पनडुब्बी को उतार दिया, लेकिन किसी देश को या किसी मीडिया को हमने नहीं बताया। तो सर ये पता कैसे चला कि पनडुब्बी सेना के अंदर शामिल कर ली गई है? यह ब्रिटेन ने बताया। ब्रिटेन ने बताया कि एक भारत की तटरेखा पर एक बहुत बड़ी संरचना थी जो लंबे समय तक रखी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद से वो दिखाई नहीं दे रही है। ब्रिटेन वालों ने जब सैटेलाइट वगैरह का अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि एक बहुत भारी वस्तु कोई हिंद महासागर के अंदर, अरब सागर के अंदर लगातार घूम रही है। तो जब उन्होंने पूरा डेटा कलेक्ट किया और उनको ये पता चला, तो बाद में उन्होंने कहा कि भारत ने एक परमाणु पनडुब्बी बना करके भैया हिंद महासागर और अरब सागर में उतार दी है। तो मतलब भारत कहीं ना कहीं अब इस तरह की चीजें अपना रहा है कि हथियार तो बना रहा है, लेकिन बता नहीं रहा है कि भैया हमारे पास है, समय आने पर हम बता देंगे। लेकिन दुनिया उजागर कर देती है। फिर भारत ने भी कह दिया कि हाँ, हमने एक परमाणु पनडुब्बी बनाई थी और उसे उतार दिया गया है। इसके बाद में अगली आती है दोस्त, याद रखिएगा, अरिदमन। सबसे लेटेस्ट यही है। कौन सी है? अरिदमन। भारत ने गोपनीय तरीके से विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर अरिहंत श्रेणी की तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन में लॉन्च किया गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अरिदमन को 2022 में लॉन्च किया था। और 2000 देखो, लॉन्च करना अलग होता है और शामिल करना अलग होता है। तो शामिल कब करेंगे? 2024 के अंदर। लॉन्च करना मतलब पहली बार पानी में उतारा गया, उसके बाद क्या होती है? टेस्टिंग वगैरह होती है। नहीं तो आप सोचेंगे सर 2024 के बाद अगर करेंगे तो अभी होनी चाहिए थी, अभी ही करी है। लेकिन यह है कि लॉन्च करने की डेट अलग होती है, उसके बाद टेस्टिंग होती है, 2-4 बार उसे टेस्ट किया जाता है, उनकी कमियों को परखा जाता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखा जाता है, उन प्रॉब्लम्स का निराकरण किया जाता है। इस तरह से सारी चीजों को एक पूरा अध्ययन करके एक पूरा के पूरा उसका एक डेटा बनाया जाता है कि कहां कौन सी प्रॉब्लम आने पर किस तरह के काम होते हैं। तो इनमें समय लग जाता है। तो ये काम कौन सी थी? अरिदमन थी। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो आईएनएस अरिदमन की अगर बात की जाए तो भारत की चौथी परमाणु ऊर्जा संचालित, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल से लेस है ये। और पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन को कब किया गया था? 16 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 16 अक्टूबर। अभी लेटेस्ट किया है, लेकिन इसको भी नहीं बताया। इसका नाम है S4। देखो, जैसे मैंने आपको क्रम में पढ़ाई है ना, पहली वाली S1 हो जाएगी, दूसरी वाली S2 हो जाएगी, तीसरी वाली S3 हो जाएगी, ये S4 हो जाएगी। ये कोड नेम है इनके। भाई अगर बोल रहे हैं S4 तो S4 का मतलब अरिदमन से होगा। यह शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में निर्मित की गई। ये अरिहंत से बड़ी है और अधिक सक्षम है, अधिक हाईटेक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। और जैसे ही हमने आईएनएस अरिदमन को लॉन्च किया ना, तो चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है वो क्या लिखता था पता है आपको? वो ये कहता है कि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है।
है ना। मतलब अब ये डर बन रहा है, क्योंकि भारत ने क्या कहा, अपने जो विमान वाहक पोत थे उनकी बजाय भारत ने अब पनडुब्बियों पर या अटैक करने वाले जितने भी नौसेना में बेड़े होते हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत ये जानता है अगर युद्ध लड़ना है तो तीनों क्षेत्र में लड़ना होता है, तो वो अपनी नौसेना को भी क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूं राहुल पालीवाल आप सभी को अगले मंगलवार के दिन। धन्यवाद।